हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि अभी क्या चल रहा है अपना जो यूपीएससी मेंस 2025 है, इसके मेंस के पेपर चल रहा है। और अभी तक कितने हो चुका है? अपना निबंध का हो चुका है, जीएस 1 और 2 हो चुका है। तो इससे पहले हम लोगों ने जीएस 1 और मतलब कि जीएस 1 की और निबंध की कर ली थी। हालांकि जीएस 2 भी बाकी है, उसके बाद में करेंगे। पर आज हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, जो जीएस 3 है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा कैसा पेपर आया है और फर्स्ट आखिरी लुक में कैसा लगा है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, मतलब कि फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहा इसका भी देखेंगे और थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा हल्का सा एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत के संदर्भ में क्या बताना है आपको। मानव विकास सूचकांक और असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक में भेद कीजिए। आज और बताया है असमानता समायोजित जो सूचकांक है, मतलब कि एक बेहतर सूचकांक क्यों समझा जाता है, तो इसको इसके बारे में आपको बताना है। तो आप जानते होंगे कि जैसे कि हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है कौन निकालता है, यूएनडीपी के द्वारा निकाला जाता है। तो यूएनडीपी के द्वारा दोनों चीज़ें निकाली जाती हैं, पर इसमें दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है? मेन रूप से एक तरीके से आप जानते होंगे कि दोनों रूप में क्या होता है। जो हमारा मानव विकास सूचकांक होता है वो क्या करता है, मानव विकास सूचकांक केवल क्या करता है, जो कि मतलब कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन निर्वाह के क्या औसत को निकालता है। वहीं जो हमारा असमानता मानव विकास सूचकांक होता है वो क्या करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो मतलब कि जीवन स्तर के निर्वाह है उसमें क्या करता है, बल्कि असमानता को भी काउंट करते हुए निकालता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते थे। उसके बाद में क्या, समावेशी समृद्धि में ये किस प्रकार मतलब की भूमिका निभा सकता है, तो इस प्रकार से आप इसके आगे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर सकते थे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि अभी क्या टोटल 20 के 20 क्वेश्चन है और सभी को अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ही डिटेल में जाएंगे तो उसको सॉल्व करना फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। चलिए आगे देख लेते हैं पहले अगला, फिर अगला इसका क्या आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चुनौतियाँ कौन सी देख रहे हैं। अगला क्या, अगला हमारा किससे आ गया, अगला हमारा है क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स है। तो इसमें बोला है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चुनौतियाँ कौन सी हैं। तो जैसे कि इसमें तो आप चुनौतियाँ बहुत सारी बता सकते हैं। जैसे कि मान लो कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, मान ली कभी मुद्रास्फीति होती है, तो कभी क्या है, मंदी की अवस्था आ जाती है, या फिर व्यापार घाटा है, या फिर बेरोजगारी है, या फिर मतलब कि इस तरह से क्या मतलब कि बेरोजगारी भी कितने परसेंट, ये भी मतलब कि डाटा दे सकते हैं आप। आय की असमानता है, या फिर मतलब कि अवसंरचना, मतलब कि अवसंरचना में क्या अंतराल है, या निजी निवेश में मतलब कमी है, या नवाचार में कमी है, जैसे कि 0.6% ही जीडीपी का क्या नवाचार में खर्च करता है, या फिर जैसे कि आप बता सकते हैं कि ग्रामीण विकास अभी कम है, या फिर क्या हमारे कृषि में चुनौतियाँ हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे मतलब कि चुनौतियाँ बता सकते थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या चुनौतियाँ हैं। तो इस प्रकार से आप इसका भी मतलब कि इस प्रकार से इसको बता सकते थे चुनौतियाँ क्या हैं। और जो बोला है, विश्व स्वतंत्र व्यापार तथा बहुपक्षीयता से दूर होकर के संरक्षणवाद तथा द्विपक्षीय की ओर बढ़ रहा है। यानी कि जो मतलब कि जो हमारा क्या है, मतलब कि जो विश्व व्यापार है वो क्या बढ़ रहा है, संरक्षणवाद और द्विपक्षीयवाद की ओर बढ़ रहा है। द्विपक्षीयवाद का मतलब एक तरीके से बोल रहा है चीन और अमेरिका की बात बोल रहा होगा, तो वही बात बोला है। तो इसके बारे में आपको बताना है। और संरक्षणवाद में जैसे कि मान लिया भाई क्या कर रहा है अमेरिका, भी क्या कर रहा है, जैसे कि भारत के ऊपर क्या कर रहा है, पहले 25% का क्या लगाया, टैरिफ लगाया, उसके बाद में 50% का कर दिया। और वहीं जो मतलब कि जो कि कहते हैं कि सेमी कंडक्टर वाला जो है उसमें क्या कर रहा है, लगभग कि मतलब 200% की तक की बढ़ाने की बात कर रहा है। तो यही सब मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, एक संरक्षणवाद इसको मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हालिया उदाहरण को भी आप दिखा सकते थे। तो इसी प्रकार से आप इसको क्या सॉल्व करते हुए चलते हैं। और अगला चलिए क्वेश्चन क्या हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें क्या है, ये भी हमारे देख रहे होंगे अर्थव्यवस्था से ही आया है। और इसमें क्या पूछा गया है, भारत में किसानों द्वारा उच्च मूल्य की फसलें, यानी कि जो आप जानते होंगे उच्च मूल्य वाली जो फसलें होती हैं उसको चयन के निर्णय लेने में कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इसमें आपको क्या बताना है, कारक को मतलब कि कारक को कौन कौन से होते हैं जो किसान उसको फसल को चयन करते हैं। जैसे कि मान लिया अगर गन्ना है, गन्ना को ज़्यादातर क्या किसान करता है, चयन करता है, क्योंकि वह उच्च मूल्य वाली भी होती है। और क्या करता है, उसको मतलब कि चयन करने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका। गन्ना के बाद में हमारा क्या हो गया, जैसे कि कपास हो गया, या फिर हमारा क्या बाजरा हो गया। ये कैसे मूल्य, जो उच्च मूल्य की जो फसलें हैं, वैसे बाजरा तो क्या मतलब उच्च मूल्य में नहीं आएगी, पर गन्ना को मान सकते हैं, या गेहूँ हो गया, धान हो गया। तो इसी को क्या मतलब एक तरीके से पूछा है कि इसके कारक क्या होंगे। तो आपको क्या बताना है, फसलों के बारे में नहीं बताना, बल्कि बताना है कि इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं जो चयन को प्रभावित करते हैं। तो जैसे कि क्या हो गया, मान लीजिए कि बाजार की मांग प्रभावित करती होगी, जानते होंगे आप, नॉर्मल सी बात है। या फिर उसका मूल्य कितना है वो भी प्रभावित करता होगा, या फिर जलवायु वहाँ की कैसी है, मिट्टी कैसी है वहाँ पे, या फिर ऋण लेने में कितनी सुविधा होगी, एक चीज़ ये भी प्रभावित कर सकती है। और इसी के साथ साथ क्या, जैसे कि मान लीजिए सरकार की नीतियाँ इस वर्तमान में क्या चल रही हैं, उसका एमएसपी कितना है, और बहुत सारी मतलब की होती हैं। तो इसी प्रकार से आप इसको क्या मतलब कि थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए लिख सकते थे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उसकी क्या बोला, मतलब कि आपको क्योंकि 10 नंबर का है और केवल 150 शब्दों में ही लिखना है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में कृषि वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, यानी कि जो कहते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या फिर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ इन इंडिया, यानी कि जो भारतीय कृषि वस्तु हैं इसके संदर्भ में आपको बताना है कि
आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्र में महत्व का विस्तार से बताइए। कृषि के यानी कि कृषि वस्तुएं, इसमें क्या आपूर्ति श्रृंखला जो प्रबंधन है कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसके ऊपर बताना है। तो ये तो आपने नॉर्मली अगर पढ़ा भी होगा, क्या सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो सभी पढ़ते हैं, और उसको क्या आपको एग्रीकल्चर के सेक्टर में बताना है। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या, अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छा होगा तो क्या होगा, मतलब कि जो हमारा उत्पाद होगा सही समय पर और सही जगह पर पहुँच जाएगा, और उसके साथ क्या होगा, मतलब अच्छा मूल्य मिल पाएगा, प्रसंस्करण मतलब कि अच्छे तरीके से हो पाएगा, वितरण सही से हो पाएगा। उसी के साथ क्या हो जाएगा, मतलब कि बिक्री में भी मतलब कि बढ़ोतरी हो जाएगी, संसाधन की कुशल आपूर्ति हो पाएगी, या फिर एक तरीके से हम कह सकते थे, कई मतलब कि पॉइंट भी लिख सकते थे। और इसके लाभ क्या हो सकते थे, जैसे कि कुशलता में वृद्धि हो जाती है, लागत में कमी आ सकती थी, ग्राहक संतुष्ट हो जाता है, और क्या होता है हमारा, और उसके साथ में मतलब कि बता सकते थे कि मतलब कि जो ग्राहक है मतलब कि उसको कम मूल्य पे मिलता है, और जो किसान है उसको क्या उच्च आय भी सृजित हो सकती थी। तो इस प्रकार से मतलब कि कृषि वस्तुओं की जो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन है, इसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था, कौन, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इस प्रकार से हमारे क्या चौथा वाला आप मतलब कि थोड़ा सा लिख सकते थे। बाकी आप लोग क्या, मैं अभी को थोड़ा सा मतलब कि बोल रहा हूँ कि मैं ओवरव्यू लेके चल रहा हूँ, और अभी क्या आप इसको डिटेल में भी मतलब कि देख सकते हैं आगे। तो अभी हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, जो हमारा मतलब कि भारत में ऊर्जा संलयन यानी कि भारत में संलयन ऊर्जा कार्यक्रम का पिछले कुछ दशकों में निरंतर क्रमिक विकास हुआ है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संलयन ऊर्जा परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय परियोजन रिएक्टर यानी कि इंटरनेशनल थर्मल एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर में भारत के योगदान का उल्लेख कीजिए, और वैश्विक ऊर्जा के भविष्य के इस परियोजना का सफल निहितार्थ क्या है। यानी कि आप जानते होंगे इंटरनेशनल थर्मल, इनके लिखा इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन जो एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, इंटरनेशनल थर्मल, एक मिनट में इसको साफ कर देता हूँ ताकि सही से समझ में आ जाए। क्या लिखा हुआ हमारा, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जो इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ITAR कहते हैं। तो इसका आपको क्या बताना है, इसको उल्लेख मतलब कि इसके क्या बताना है, जो इसके जो योगदान है यानी कि भारत का योगदान बताना है कि इसमें क्या भारत का योगदान है, और साथ ही क्या भारत में जो संलयन ऊर्जा कार्यक्रम है वो पिछले दशक में निरंतर क्रमिक रूप से विकास हुआ है, तो इसके बारे में भी आपको बताना है। तो चलिए, और इसके सफल होने के लिए निहितार्थ क्या होने चाहिए, तो इसके ऊपर भी आपको बताना है। तो जैसे कि आप जानते होंगे, इसमें क्या कई देशों की भागीदारी है, इंटरनेशनल क्या लिखा है हमने, थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, इसमें क्या बहुत सारे देशों की भागीदारी है, और भारत की इसमें योगदान को भी बताना है। जैसे कि भारत ने क्या किया इसमें योगदान, भारत ने इसमें योगदान क्या किया है, लगभग मतलब कि 1700 मतलब कि 17,500 करोड़ रुपए के लगभग योगदान दिया है इसमें। और भारत ने क्या कई मतलब कि जैसे कि तापमान अवरोधक कुछ परतें बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसका मतलब कि एग्जैक्ट नाम मैं अभी मतलब कि थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। और इसमें क्या मतलब तकनीकी सहयोग के रूप में आप समझ सकते हैं, भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उसके बाद में अगर आपको बताना है, जैसे कि अगर भविष्य में इसके क्या लाभ हो सकते हैं, तो भविष्य में आप जानते होंगे कि अगर भारत के पास क्या, इसमें अगर भारत को हिस्सेदारी मिल जाती है, क्योंकि ये क्या है संलयन का है, यानी कि भारत में संलयन का कार्यक्रम है, और संलयन का कार्यक्रम होने के साथ क्या भारत के पास, आप जानते होंगे कि थोरियम का भंडार विश्व में सबसे अधिक है, यानी कि 20% के आसपास में भारत के पास थोरियम का भंडार है। और अगर भारत इससे कर पाएगा, अगर संलयन से अगर मतलब कि ऊर्जा का उत्पादन कर पाएगा, तो मतलब कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती थी। तो इस प्रकार से मतलब आप थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ सकते थे। और भारत के लिए इसके लिए महत्व क्या होगा, पहले तो कि मतलब कि कई महत्व हो सकते थे। पहले तो क्या हो सकता है, मतलब कि नंबर 1 तो महत्व यही होगा कि इसमें क्या होगा, मतलब कि भारत को ऊर्जा सुरक्षा मिल पाएगी, और दूसरा क्या हमारा जो मतलब कि विदेश नीति भी मतलब कि एक तरीके से स्वतंत्र हो सकती है इससे, और आर्थिक विकास तो होगा ही होगा, और साथ में क्या पर्यावरण संरक्षण भी हो पाएगा। तो इसी प्रकार से मतलब कि इस आंसर को आप क्या कर सकते थे, टैकल कर सकते थे। और अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि भारत वर्ष 2047 तक स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करेगा। यानी कि क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से एनर्जी इंडिपेंडेंस कैसे प्राप्त करेगा 2047 तक, क्योंकि भारत क्या 2047 में अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा स्वतंत्रता की। तो वहीं आपको बताना है, साथ ही साथ क्या बताना है, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो आप जानते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से भारत क्या सबसे अधिक उत्पादन कहाँ से करता है, सोलर ऊर्जा से करता है, फिर पवन ऊर्जा है, लघु जल पवन ऊर्जा है, या फिर मतलब कि लघु जल विद्युत ऊर्जा है, वहाँ से उत्पादन करता है। तो इसी के संदर्भ में मतलब कि बहुत सारे महत्वपूर्ण भूमिका आप बता सकते थे। जैसे कि मान लीजिए सौर ऊर्जा है, इसके संदर्भ में एक योजना भी अच्छा काम मतलब कि अभी काम मतलब कि चल रहा है उस पर बहुत अच्छे से, PM सूर्य घर योजना। और जिसके तहत मतलब कि घरों पे क्या सोलर पैनल, मतलब कि घरों की छतों पे क्या लगा रहे हैं, सोलर पैनल लगा रहे हैं, जिससे क्या है भारत में होगा सूर्य ऊर्जा के उत्पादन में मतलब कि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं पवन ऊर्जा के जरिए भी क्या कर रहा है, मतलब कि भारत जो है ऊर्जा को बढ़ा रहा है।
और उसके बाद में अगर बात की जाए, और वहीं अगर बात की जाए कि ऊर्जा दक्षता में ये कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, तो ऊर्जा दक्षता का मतलब क्या है कि मतलब कि कम इन्वेस्टमेंट से अधिक ऊर्जा उत्पादन होना, उसे ही कहते हैं ऊर्जा दक्षता। और वहीं क्या मतलब कि जैसे कि ऊर्जा के संचयन में महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। ये स्मार्ट ग्रिडिंग है, स्मार्ट ग्रिडिंग होती है यानी कि उसके जरिए आप क्या करते हैं, जो सूर्य ऊर्जा होती है, सूर्य ऊर्जा से प्राप्त यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है उसको आप क्या ग्रिड में भेज देते हैं। और अगर आवश्यकता होती है तो ग्रिड की ऊर्जा यहाँ पे अगर घरों में आ जाती है, तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते थे, लेकिन इसको थोड़ा सा डिस्कस कर सकते थे। या फिर जैसे कि आगे अगर आपको थोड़ा बहुत अगर और बताना है तो उसको भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, अगला क्वेश्चन भी देख रहे हो आप किससे संबंधित है, यानी कि क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंट से संबंधित है। और इन्वायरमेंट को ही आप मानेंगे क्योंकि कार्बन कैप्चर एंड क्या कहते हैं यूज़ एंड भंडारण, यानी कि उपयोग और भंडारण से क्या आशय है, यानी कि कार्बन कैप्चर, एक मिनट इसको इंग्लिश में क्या लिखा है इसका, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज से आपका क्या आशय है, और जलवायु परिवर्तन से निपटने में इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होगी, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो आप जानते होंगे कार्बन कैप्चर का मतलब क्या है, कार्बन को मतलब कि कैप्चर करना और उसके बाद में क्या उसका उपयोग करना या फिर भंडारण करना, जिसे ही कहते हैं कार्बन कैप्चर एवं यूटिलाइजेशन। और इसका मतलब क्या है, इसको जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका आ सकती है। क्यों आ सकती है, ये क्या कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकता है, कार्बन का अवशोषित को बल्कि अवशोषण करने के बाद में उसका किन्हीं अन्य कार्यों में भी उपयोग हो सकता है। जैसे कि क्या ईंधन में हो सकता है, या रसायन के निर्माण में हो सकता है, या फिर कोई भी भवन सामग्री निर्माण में भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप इसका मतलब कि बता सकते थे आगे। और इसका अगर आपको बताना हो आगे भी थोड़ा बहुत, अगर जैसे कि ग्रीन हाउस गैस इससे कम हो जाएगी, या फिर हमारा क्या नकारात्मक उत्सर्जन जो कि है, नकारात्मक उत्सर्जन है वो कम हो जाएगा। पर इसमें कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कि लागत उच्च आ जाती है, या फिर मतलब कि आप फंडिंग की कमी है, कुछ प्रकार से आप थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते थे। और अगला हमारा क्या आता है, और अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में तटीय भूजल में, क्या भारत में तटीय जलभृत में समुद्री जल घुसपैठ का प्रमुख चिंता का विषय, यानी कि जो समुद्र का जल है वो कहाँ कर रहा है, तटों में घुस जा रहा है। और समुद्री घुसपैठ का प्रमुख जो है चिंता का विषय है, समुद्री जल घुसपैठ का क्या कारण है तथा ऐसी आपदाओं का सामना कैसे किया जा सकता है। तो आप जानते होंगे मतलब कि इसका कारण क्या है, अगर कारण की बात की जाए जैसे कि औद्योगिक जो होता है, मतलब कि औद्योगिक और जो घरेलू कचरा होता है वो कहाँ चला जाता है, समुद्री जल में चला जाता है। तो इससे लेकिन बोला क्या गया है यहाँ पे, समुद्री जल का इसमें घुसने का क्या होगा, तो आपको बताना है कि समुद्री जल अगर इसमें घुस जाता है तो इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो इससे क्या नुकसान हो सकता है, अगर समुद्री जल क्या है तटों में घुस जाए तो वहाँ की क्या हो जाएगी, मतलब कि जल की गुणवत्ता खराब हो सकती है। जैसे वहाँ की जल क्या है, जल की गुणवत्ता खराब हो जाएगी, या फिर वहाँ पे क्या मतलब कि मिट्टी होगी, वहाँ की मिट्टी की उर्वरकता खराब हो जाएगी, पर्यावरण पर नुकसान होगा। और जो मतलब कि जलीय जीव होंगे उनका भी नुकसान होगा, तटीय जो मतलब कि विकास है या फिर जो भी अवसंरचनात्मक विकास है उसका भी नुकसान होगा। और इससे निपटने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, जैसे कि अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली है, या फिर जो मतलब कि कृषि प्रबंधन है, या फिर भूमिगत जल प्रबंधन है, इसके संदर्भ में थोड़ा बहुत आप देख सकते थे आगे पीछे। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते थे। और यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे क्या, जो सारे क्वेश्चन क्या हमारे 10 मार्क का कोई क्वेश्चन है, और आपको इसमें क्या है केवल मतलब कि एक इंट्रो 10 से 5 पॉइंट अगर दे देते हैं और लास्ट में क्या है कंक्लूजन भी दे देते हैं, तो भी आपका क्या मतलब कि क्वेश्चन जो होगा मतलब कि आंसर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको मतलब कि अभी छोटा सा ओवरव्यू लेते हुए चलना है। उसके बाद में हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8वां। और 8वां क्या हो गया, हमारा हो चुका है। 8वां तो हमारा मतलब कि हम लोगों ने देख लिया क्या था 8वां क्वेश्चन। और 9वां क्वेश्चन इसमें क्या है, 9वां क्वेश्चन क्या है, आतंकवाद एक वैश्विक महाविपत्ति है। आतंकवाद के बारे में तो मतलब कि हर साल एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अभी देखेंगे आतंकवाद हो गया, दूसरा आएगा उग्रवाद है, या फिर हमारा जो कि मतलब कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, या फिर एक और हो जाता है जैसे कि मादक पदार्थों की तस्करी है, या फिर हथियारों की तस्करी है। बस यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन हर साल आता रहता है। तो अभी देख रहे हैं क्या हमारा आ गया, इस बार आतंकवाद पे आ गया। तो आतंकवाद क्या है, एक वैश्विक महाविपत्ति है और भारत में किस प्रकार इसे प्रकट हुआ है, समसामयिक मुद्दे भी बताना है। तो आप जानते होंगे आतंकवाद क्या है, कई इसके रूप हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बताना है, आतंकवाद एक महाविपत्ति तो है ही। और महाविपत्ति क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है, सरकार को मतलब कि क्या करता है, मतलब कि असंतुलित कर देता है, नागरिक विकास को बाधित कर देता है, पर्यावरण नुकसान भी कर देता है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं मतलब कि जो मतलब कि अर्थव्यवस्था होती है उसको क्या होता है, नुकसान ही होता है। और इसके प्रमुख जैसे रूप भी कई हो सकते हैं, जैसे कि किस प्रकार के रूप हो सकते हैं, अगर रूप में देखना हो तो आपको, जैसे कि आतंकवाद क्या हो सकता है, मतलब कि धर्म के आधार पर आतंकवाद हो सकता है। कोई राज्य आपको आतंकवादी मतलब कि प्रचारित कर सकता है, जैसे कि अमेरिका, वो कहते हैं अमेरिका ने जो मध्य एशिया है वहाँ पे थोड़ा सा आतंकवाद फैला रखा है। लेकिन डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, पर क्या मतलब कि उसका ही मेन हाथ है। वहीं जो चीन होता है, चीन भी क्या करता है मतलब कि भारत में आप जान रहे होंगे कि साइबर आतंकवाद को फैला रहा है। तो इस प्रकार से आप बता सकते थे। या फिर नक्सलवाद है, वो भी एक आतंकवाद का ही रूप हो जाता है।
अलगाववाद की नीतियाँ, वो सारी सारी क्या आतंकवाद के रूप आ जाती हैं। पर आपको बताना है कि आतंकवाद क्या एक महाविस्फोट है और यह भारत में किस प्रकार प्रकट हुआ है। तो भारत में ये किस प्रकार प्रकट हुआ आपको ये बताना है। और क्या है समसामयिक उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। तो वैसे क्या भारत में क्या किस प्रकार विस्फोट मतलब कि प्रकट हुआ है, तो जानते होंगे कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, पाकिस्तान की है। और भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो इसी के ज़रिए मतलब कि कुल मिला के भारत में क्या हुआ था, जो आतंकवाद एक तरीके से जन्मा था। और उसके बाद में अगर समझाए कि जैसे घटना बतानी हो, जैसे क्या संसद पे 2000 मतलब कि 2001 जो था, 2001 में संसद पे मतलब कि जो हमला हुआ। और 2008 में कब हुआ, मुंबई हमला हुआ। 2019 में अभी क्या पुलवामा हुआ। और उसके बाद में अभी एक और हो गया था हमला, जो अभी आप जान रहे होंगे कहाँ का, जो बाद में ऑपरेशन सिंदूर आया था। तो ये भी हमारा क्या हो गया, मतलब कि एक तरीके से आतंकवादी घटनाएं हैं जो कि वर्तमान की हैं। और शायद यूपीएससी ने इसीलिए पूछ भी लिया होगा, क्योंकि ये समसामयिक आज ही मतलब कि हाल ही फिलहाल में हुआ था। तो इसी प्रकार से आपको इसको मतलब कि टैकल करना है। और उसके कुछ अगर राज्य की कार्रवाइयों का अगर आप थोड़ा बहुत देखना हो तो नॉर्मली आप बता सकते थे कि राज्य क्या करेगा, जैसे कि सैन्य खुफिया जानकारी ले, या फिर मतलब कि उच्च उपकरणों का इस्तेमाल करे, उच्च हथियारों का मतलब कि उच्च कहते हैं कि शक्ति वाले हथियारों का इस्तेमाल करे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लाए, कानूनी कार्रवाई भी करे। इस प्रकार से मतलब कि आप नॉर्मली इसको थोड़ा बहुत देख सकते थे। अगर चार चार पॉइंट भी आप हर चीज़ के बारे में देंगे तब भी आपके 12 पॉइंट हो जाएंगे। और उसके बाद में क्या, जैसे कि और थोड़ा सा इंट्रो और कंक्लूजन दे देंगे तो मतलब कि अच्छा खासा आपका पेपर जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि आपने पहले बता दिया आतंकवाद एक महाविस्फोट है, कैसे उत्पन्न हुआ मतलब कि ये हो गया। इसके बाद में समसामयिक उदाहरण भी बता दिए। और इसका जवाब कैसे देगा, तो भारत ने अगर ये भी बता दिया तो आपका क्या आंसर हो गया। अब देख रहे हो चार चीज़ें पूछी गई हैं, और चार चीज़ों में अगर आपने चार चार पॉइंट भी दिए तब भी कितने हो जाते हैं, चार चक्कू 16। 16 मतलब कि पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, आपका मतलब क्वेश्चन आंसर हो चुका है। अगला हमारा क्या, 10वां देख रहे हैं, 10 नंबर। 10वां भी क्या हमारा 10 मार्कर का है, 10 मार्कर का ही है। तो वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि 1 से लेकर 10 तक कितने होते हैं, 10 नंबर के होते हैं। और 10 से लेकर के 11 से लेकर के 20 तक कितने होते हैं, 15 नंबर के होते हैं। तो टोटल हमारा कितना 250 नंबर का हो गया। और 10वां क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया, मतलब कि देख रहे होंगे वामपंथी उग्रवाद। अभी मैंने जैसे कि ऊपर चर्चा की थी, वो देख रहे पूछ भी लिया गया। भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वामपंथी उग्रवाद 2026 तक समाप्त कर दिया जाएगा। आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से क्या समझते हैं तथा जनता से किस प्रकार प्रभावित है। एल डब्ल्यू क्या लिखा है, एल डब्ल्यू ई को समाप्त करने की सरकार की क्या उपाय है। तो यानी कि लेफ्ट विंग क्या कहते हैं एक्सट्रीमिज्म, यानी कि वामपंथी उग्रवाद जो है उसको समाप्त करने में भारत सरकार की क्या महत्वपूर्ण मतलब कि उपाय अपनाए हैं। और 2026 तक कैसे समाप्त करेगा इसके बारे में भी बताना है। तो वामपंथी उग्रवाद तो आप जानते होंगे एक तरीके से क्या है, जो भारत के ही नागरिक होते हैं, जो भारत की सरकार या वर्तमान सरकार पे क्या होते हैं, मतलब कि एक तरीके से भरोसा खो चुके होते हैं। और वो क्या कर देते हैं, हथियार का सहारा लेते हैं वर्तमान सरकार को गिराने के लिए, और या फिर अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए। इसमें क्या मतलब कि अपने पर्सनल एजेंडे भी हो सकते हैं कुछ। तो इसमें क्या मतलब कि अगर बताया जाए, भारत सरकार ने अगर क्या मतलब कि कदम उठाए, जैसे कि सरकार ने क्या कदम उठाए, एक लाया था सरकार समाधान। तो समाधान में क्या था, मतलब कि कई प्रकार से कई मतलब कि उसमें स्ट्रेटजी अपनाई गई थी। तो उसको भी आप मतलब बता सकते थे। तो समाधान में क्या था, DHAN करके था। उसमें मतलब कि यानी कि स्ट्रेटजिक अप्रोच होनी चाहिए, या फिर मतलब कि सहयोग होना चाहिए। इस तरीके से मतलब कि कंप्लीट मतलब कि पूरा पूरा स्ट्रक्चर बताया गया था। और इसमें क्या अगर बताना हो, जैसे कि आपको सरकार की रणनीति क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए समाधान। इसमें मैंने बताया क्या, जैसे कि उसके बाद में क्या विकास और सुरक्षा भी मतलब कि होनी चाहिए, उनको पुनर्वास के लिए एक मतलब कि उपाय होना चाहिए। और उनका क्या बोले पुलिस और जो खुफिया तंत्र उसका भी मतलब सहयोग होना चाहिए, स्थानीय लोगों का भी सहयोग ले सकते हैं। और उनके पास एक ऐसा विकल्प भी होना चाहिए कि वो आत्मसमर्पण अगर करना चाहें तो समर्पण भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से मतलब कि क्या है, भारत जो सरकार है अगर मान ली चाहे कि अगर मतलब कि एक डाटा है कि भारत में क्या है, जो आतंकवाद है मतलब कि सॉरी क्या है, जो उग्रवाद है, 2010 से 2023 तक लगभग क्या 75% से ज़्यादा की कमी आई है। तो इस प्रकार से मतलब कि आप बता सकते थे कि हाँ 2026 तक की मतलब कि जो इसकी कमी होने के या फिर ख़त्म होने के चांस भी काफ़ी हैं। और एक और डाटा था कि मतलब कि लगभग 180 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में था आतंकवाद मतलब कि ये उग्रवाद। अभी क्या लगभग 57 या 87 के आसपास में कोई डाटा था। तो मतलब कि उतना ही रह गया, यानी कि 57 के आसपास में रह गए हैं डिस्ट्रिक्ट जो आतंकवाद है। और आतंकवाद आप जानते होंगे कहाँ से, जो जो हमारा वामपंथी उग्रवाद है इसका एक नक्सलवादी भी कहते हैं। तो इसके लिए मतलब कि एक पश्चिम बंगाल का गाँव था नक्सलवाड़ी, तो वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी। और उसी के आगे इसका मतलब कि नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था, कहीं पर इसको वामपंथी उग्रवाद भी कहते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, किससे संबंधित देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां। 10वां तो हो गया, 11वां। 11वां देख रहे होंगे, जब भी हमारे किससे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया है। और इसमें क्या पूछा गया है, भारत
समझाइए कि किस प्रकार राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक भारत में राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन को आकलन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। किस प्रकार राज्यों के विवेकपूर्ण तथा संपोषणीय राजकोषीय नीति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यानी कि एक तरीके से आपको बताना है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है वो भारत में राज्य और राजकोषीय प्रदर्शन राज्यों के जो राजकोषीय प्रदर्शन को आकलन करने में किस प्रकार उपाय किया जाता है और किस प्रकार राज्य के जो विवेकपूर्ण होगा तथा संपोषणीय राजकोषीय नीति बनाने में कैसे सहायक होगा। तो जो हमारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक होता है तो इसको क्या मतलब क्या करता है, इसको मतलब कि इसके कई प्रमुख घटक होते हैं। तो पहले का घटक क्या होता है हमारा, जैसे कि राजस्व घाटा इसको कम करना होता है या राजकोषीय घाटा है जो भी उसको भी कम करना होता है। ऋण से जीडीपी अनुपात उसको सुधारना होता है। पूंजी व्यय होता है उसको बढ़ाना होता है। राजस्व व्यय होता है उसको कम करना होता है। इस तरीके से मतलब कि राज्य क्या कहते हैं क्या नाम था इसका, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक उसको माप सकते हैं। और इसका महत्व क्या हो सकता है, तो महत्व भी जैसे कि अगर थोड़ा बहुत आपको बताना हो तो मैं अगर मुझवानी बताना चाहूँ, इसे राजकोषीय अनुशासन को लाता है या फिर निवेश को आकर्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा देता है। विकास को बढ़ाता है, बेरोजगारी को कम कराता है, रोजगार को बढ़ाता है या फिर पारदर्शिता लाता है, जवाबदेहिता लाता है, नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से आप मतलब कि अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत इसको लिख सकते थे। और राज्यों को कैसे सहायता करेगा, तो इसी प्रकार से आप मतलब कि काफ़ी डिटेल में बता सकते थे। और आपको कितना बताना है, मतलब कि लगभग 250 वर्डों में लिखना है। और 15 मार्कर का जो क्वेश्चन है वो तो पता ही होगा आपको। पर इसमें कुछ चुनौतियाँ भी आ सकती हैं, जैसे कि डेटा की मतलब कि संप्रभुता या फिर डेटा की मतलब कि विश्वसनीयता के बारे में, राजकोषीय प्रबंधन की नीतियाँ हैं या विकास की चुनौतियाँ हैं। तो ये सारी मतलब थोड़ा छोटा मोटा आप क्या चुनौतियाँ भी दिखा सकते थे। अगला हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 वाला क्वेश्चन कौन सा है, आप देख रहे होंगे PLI, जो कि एक बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण और मतलब कि एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्या है नीति है सरकार की। आपको बताना है प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन संबंध प्रोत्साहन, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है और काफ़ी बल्कि सफल स्कीम भी रही। योजना के तर्काधार की विवेचना करनी है आपको, यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, इसकी क्या बतानी है आपको, रिलेटिविटी क्या कहते हैं कि तर्काधार की विवेचना करना आपकी, और इसकी क्या उपलब्धियां हैं तथा किस प्रकार यह योजना कार्य पद्धति तथा परिणामों में सुधार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा बताना है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। और अगर बताना चाहें तो आपको क्या है इसकी मतलब कि अगर उपलब्धियाँ बतानी हो तो उपलब्धियाँ बता सकते हैं। और अगर शुरुआत में अगर आपको बताना तो जैसे कि इसकी योजना की शुरुआत है आखिर क्यों की गई, तो आपको पता होगा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है इसका महत्वपूर्ण मतलब कि उद्देश्य क्या था, एक तरीके से विनिर्माण को बढ़ावा देना या आयात पर क्या कहते हैं निर्भरता को कम करना, रोजगार को बढ़ाना है या फिर हमारी कंपनियाँ उसको उत्पादन को मतलब कि प्रोत्साहन करना। तो इसी प्रकार से मतलब कि जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम थी इसके यही महत्वपूर्ण कार्य थे। और इसकी उपलब्धियाँ क्या रही हैं, जैसे कि इसने क्या रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका ही निभाई है। और लगभग क्या लगभग बोला जा रहा है कि 10 से 15 लाख मतलब कि रोजगार को इसने बढ़ावा दिया है और निवेश को भी आकर्षित किया है। लगभग 1 से 1.5 लाख मतलब कि बोला जा रहा है कि निवेश भी इसने आकर्षित किया है, या फिर उत्पादन में वृद्धि की है या फिर निर्यात में मतलब कि वृद्धि की है। यानी कि उत्पादन बढ़ेगा तो निर्यात भी बढ़ेगा ही, और मतलब कि आयात कम हो जाएगा। और इसमें मतलब कि कुछ अगर कमियों की बात की जानी जाए तो मतलब कि कुछ कमियाँ छोटी मोटी हम दिखा सकते थे कि क्या मतलब कि राशि जो भी दी जाती है वो अस्पष्ट होती है, आयात पर अभी भी निर्भरता बाकी है मतलब कि काफ़ी है, और स्थानीय मतलब कि मूल्यवर्धन जो होता है वो थोड़ा सा कम रहता है। और अभी क्या उपाय मतलब कि क्या आप अपनाने हो, तो उपाय जैसे कि सरकारी समर्थन अच्छा होना चाहिए या फिर PLI जो स्कीम है इसके तहत, और मतलब कि समर्थन और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, निवेश को बढ़ावा देना चाहिए, नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए, विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना चाहिए, निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप बता सकते थे थोड़ा बहुत मतलब कि आपको जो भी अपना समझ में आता है या फिर जो भी आपने तैयार किया हो। और अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, भारत में घटते भूजल स्तर के बारे में आपको बताना है। तो भारत में भूजल स्तर घट रहा है इसके बारे में अगर आपको बताना हो, क्या बोला क्वेश्चन पहले एक पढ़ लेते हैं एक बार। भारत में भारत में घटते भूजल के लिए उत्तरदायी कारक की परीक्षण कीजिए। भूजल में ऐसी क्षीणता को कम करने के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है, यानी कि जो भारत में भूजल घट रहा है तो वो इसके मतलब कि आपको पहले तो कारण बताने हैं, उस पर निपटने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए जो कदम मतलब कि क्या कहते हैं कदम, तो वो भी आपको बताने हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। और अगर आपको इसमें मतलब कि जैसे कि पहले पूछा गया कारक कौन से हैं, तो कारक अगर आपको सबसे पहले बताना है तो सबसे मेन कारक तो आप यही बता सकते थे कि इसका मतलब कि जो निष्कर्षण हो रहा है नलकूपों के द्वारा। और आप जानते हो कि कृषि कार्य में बहुत अधिक महत्वपूर्ण मतलब कि इसकी भूमिका होती है। कृषि कार्य में क्या होता है, बहुत ही अधिक भूजल स्तर को निकाला जाता है। और वहीं मतलब कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन के कारण भी मतलब कि जो भूजल स्तर है बहुत तेज़ी से गिर रहा है। वहीं जो अधिक मतलब कि उपयोग होना या अति शोषण होना वो भी होता है, अति दोहन होना एक तरीके से,
शहरीकरण बढ़ा तो उसका भी मतलब कि आप बता सकते हैं, या फिर वर्षा जल का संचयन ना कर पाना हो जाता है, या फिर जो प्रदूषित जल होता है उसका मतलब की जो गुणवत्ता होती है इससे भी खराब हो जाता है। अवैज्ञानिक पद्धतियाँ होती हैं, या फिर वर्षा जल का संचयन ना कर पाना, जैसे कि मैंने बताया पहले ही। जल पुनर्चक्रण ना कर पाना, या फिर जो सिंचाई पद्धति है उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसके कारण भी मतलब कि भूजल स्तर गिरता है। तो इसे कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैंने जो बताया इसके मतलब कि कारण क्या है उसको ही आप समाधान में भी लिखा सकते हैं। जैसे कि कृषि सिंचाई में क्या आप कर सकते हैं? ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को यूज़ कर सकते थे, जैसे कि एक बहुत ही चर्चित कृषि सिंचाई है। उसके बाद में क्या जल का पुनर्चक्रण कर सकते थे, वर्षा जल का संचयन कर सकते थे, जल का संरक्षण कर सकते थे, जागरूकता को बढ़ा सकते थे। इस प्रकार से मतलब कि आप 10-10 पॉइंट भी अगर देंगे आप, मतलब कि 7-7 8-8 पॉइंट भी देंगे, तो इस प्रकार से आपका क्या मतलब कि जो कहते हैं कि अच्छे पॉइंट हो जाते हैं। तो ये तो एक मतलब का एक तरीके से कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इसका नॉर्मली आप आंसर दे भी सकते थे। वैसे तो क्या आंसर तो मतलब अगर किसी ने प्रीलिम्स निकाल लिया है तो उसके पास आंसर आंसर तो क्या इन सभी के सभी क्वेश्चन के होंगे। बस प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि इसको मैनेज करना और 3 घंटे के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन को क्या करना, लिख पाना। क्योंकि अगर क्वेश्चन आपने आते हैं तो ठीक बात है, मतलब कि आते तो होंगे ही, पर आपने क्वेश्चन को पेपर में लिख नहीं पाए तो उसका फिर कोई महत्व नहीं रह जाता। तो वही बात होती है। और अगला क्या क्वेश्चन है चलिए देख लेते हैं हम। अगला देख रहे होंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। इसके बारे में भी आपको बताना क्या है, विस्तार से बताना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार अवसर का सृजन करने हेतु तो सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को विस्तार से बताइए। तो देख रहे होंगे क्वेश्चन वाला कि कितना अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आप अगर आपने दो जीएस पेपर 2 देखा होगा, तो जीएस पेपर 2 को सॉल्व करने में क्या अच्छे से होगा, मतलब कि पसीने छोड़ेगा होगा, क्योंकि जीएस पेपर तो थोड़ा सा 1 और 3 के मुकाबले तो टफ है। तो इसमें क्या पूछा गया है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में आपको बताना है। तो जैसा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या होता है हमारा, एक एक तरीके से क्या होता है, जो कि एक महत्वपूर्ण मतलब कि क्षेत्र है, और इसका मतलब कि क्या ना कि रोजगार सृजन में बल्कि क्या अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा जा सकता है। इसका महत्वपूर्ण क्या कार्य रहता है, जैसे कि क्या है, जो मतलब कि जो हमारे उत्पादन होता है उसकी सुरक्षा करता है, यानी कि एक तरीके से उसको खराब होने से रोकता है। और वो जो कहते हैं कि संसाधन को मतलब कि कहते हैं कि खराब होने से बचाता है। और इसका लाभ क्या क्या हो सकता है, लाभ क्या होता है, जैसे कि रोजगार को बढ़ावा देता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, किसानों की आय को बढ़ा देता है, किसानों की आय को बढ़ावा देता है, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, जीडीपी को बढ़ाता है, भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाता है, निर्यात को वृद्धि करता है। आप जानते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से ही जो हमारा मतलब कि बहुत सारी जो एमएसएमईज होती हैं उसमें क्या निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार से मतलब कि आप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार से मतलब परीक्षण भी कर सकते थे। उसके मतलब कि पहले तो आप डेफिनेशन दे देते हैं, उसके बाद में क्या कर देते हैं, उसके बाद में इसके उपाय मतलब कि जो रोजगार सृजन करता है कैसे करता है, उसके बाद में आपको क्या बताना था, सरकार द्वारा उठाए गए उपाय भी बता सकते थे। अब जैसे कि भारत सरकार ने क्या जैसे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की हैं कई, कौशल विकास को बढ़ावा दिया है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है, ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया है। तो इस प्रकार से आप मतलब कि थोड़ा बहुत आगे पीछे करके इसी प्रकार से आप लिख सकते थे। और इसमें क्या आप अगर डाटा फैक्ट को भी थोड़ा सा शामिल करते रहें कि जैसे कितने परसेंट या कितने रोजगार को मतलब कि शामिल हुआ है, कितना निर्यात हुआ है इससे बढ़ा है, कितने परसेंट हमारे क्या मतलब कि जैसे कि जीडीपी में वृद्धि होती है। तो ये सब अगर आप डाटा देंगे तो आपका आंसर और भी अच्छा हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन किससे है, जीडीपी नहीं सॉरी किससे है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। और इसमें क्या पूछा है, नैनो प्रौद्योगिकी। और इसको तो मैंने पहले भी करा चुका हूँ, मैं इससे पहले भी नैनो प्रौद्योगिकी जब मैंने पढ़ाया था, मतलब कि जब मैंने एक तरीके से डिस्कस किया था, तो नैनो प्रौद्योगिकी के बारे में जब डिस्कस किया था मैंने, इसका क्या है कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में भी बात की थी, और सामाजिक आर्थिक स्थिति में इसकी क्या सहायक भूमिका होगी ये भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन तो क्या मतलब एक तरीके से पढ़े ही जाते हैं सारे के सारे। अगर आपने जीडीपी मतलब क्या कहते हैं कि जो जीएस पेपर 3 है, तो जीएस पेपर 3 में अगर आपने कृषि वाला भाग सही से पढ़ लिया, आपने क्या है जो कहते हैं कि ये डिफेंस वाला पार्ट जो कि हमारा क्या है, जैसे कि आतंकवाद है, उग्रवाद है, या फिर हमारा जो ट्रैफिकिंग है इसके बारे में पढ़ लिया तो वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। इसी प्रकार से अगर साइंस एंड टेक भी अगर आपने सीट से पढ़ लिया तो वहाँ से भी क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो पूछा है कृषि में इसका कैसे प्रभाव पड़ेगा, तो इसको भी आपको यहाँ डिस्कस करना होगा, कैसे करना होगा देखते हैं, चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा हल्का ओवरव्यू लेके चल रहे हैं। नैनो प्रौद्योगिकी कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे प्रदान कर सकता है और कैसे भी किसानों की आज सामाजिक आर्थिक स्थिति को अपना सकता है। सबसे पहले तो क्या है, नैनो प्रौद्योगिकी से आप क्या कर सकते थे, सबसे पहले तो नैनो प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण भूमिका इसके उत्पादन को वृद्धि करने में हो सकती थी। मतलब कि नई फसलें विकसित होने में हो सकता है, कीटों का प्रबंधन में हो सकता है, सूखा रोधी फसलें निर्माण करने में हो सकता है, या मतलब कि सूखा रोगी मतलब कि जो होती हैं उनको मतलब कि रोका जा सकता है। या फिर फर्टिलाइज़र जो होता है एक तरीके से आपने जो देखा होगा इफ़को का जो है फर्टिलाइज़र, नैनो यूरिया उसके बारे में आप समझ सकते हैं।
तो इन सभी को आप मतलब कि बता सकते थे। और इसके तरीके से आप सामाजिक आर्थिक उत्थान कैसे करेंगे, इसके बारे में जैसे आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर देखना हो तो जैसे कि मान लिया आय में वृद्धि हो जाएगी, रोजगार में नए अवसर बढ़ेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी, महिला सशक्तिकरण हो जाएगा, किसानों की आय बढ़ेगी, राष्ट्र की भारत की जीडीपी क्या 2025 तक मतलब कि 5 ट्रिलियन तो क्रॉस हो ही चुकी है, मतलब कि जो बोला जा रहा है कि कितना बोला 10 ट्रिलियन डॉलर की जो जीडीपी बनाने का लक्ष्य रखा है भारत ने। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप दिखा सकते थे। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है। 16 में पूछा गया, भारत ने एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योगों के सामने क्या चुनौतियां हैं और इस भारत सेमीकंडक्टर मिशन की प्रमुख विशेषताओं की भी उल्लेख कीजिए। तो यानी कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन क्या है, उसके महत्वपूर्ण लक्ष्यों के बारे में आपको बताना होगा। तो सेमीकंडक्टर तो हम जानते होंगे कि यानी कि जो भारत क्या है पूरा तरीके से आयात पे ही निर्भर है, और मुख्य रूप से क्या चीन, ताइवान और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर है। तो भारत का लक्ष्य क्या है, तो इसके संदर्भ में आप जानते होंगे भारत का लक्ष्य क्या है। तो भारत का लक्ष्य मुख्य रूप से यही है कि मतलब कि आयात पर निर्भरता थोड़ी सी कम हो जानी चाहिए, और साथ ही साथ क्या मतलब कि जो हमारा मतलब कि विदेशी जो निवेश हो, मतलब कि एक तरीके से विदेशी निवेश को क्या भारत में आकर्षित करना। और उसके बाद में जो सेमीकंडक्टर विनिर्माण के केंद्र में कुछ चुनौतियां अगर आपको बतानी हो, तो चुनौतियों के रूप में भी जैसे कि आपको दिखाना हो जो छोटा मोटा, तो उसी हिसाब से जैसे कि जो सेमीकंडक्टर जो होता है, इसके उत्पादन के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण कमी जो है, यानी कि उच्च लागत का काम है। बहुत ही अधिक निवेश होना चाहिए, तकनीकी विशेषज्ञता बहुत ही हाई होनी चाहिए, या वैश्विक प्रतिस्पर्धा बहुत ही अधिक है, कार्यबल क्या होना चाहिए, बहुत ही कुशल होना चाहिए। और मतलब कि इसी में क्या सरकार को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी, जैसे कि सरकार क्या वित्तीय सहायता दे, या फिर मतलब कि सरकारी सहायता दें, रोजगार सृजन करें, और इसमें क्या मतलब कि जैसे कि कौशल विकास बढ़ाए, शिक्षा स्वास्थ्य को बढ़ावा दें। तो इस प्रकार से मतलब कि जो हमारा होगा, तो इसी प्रकार से मतलब कि जो ह्यूमन कहते हैं कि उच्च मानव विकास होगा। इस प्रकार से जो उच्च कौशल वाला जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो ह्यूमन होगा, यानी कि कहते हैं कि हाई स्किल्ड जो मैन होगा, वही क्या कर सकता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगा। अगला हमारा देख रहे हैं, लास्ट में भी 3 बचे हैं, उसको भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। खनिज संसाधन देश की अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत है, तथा इसका खनन द्वारा शोषण यानी कि तथा इसका खनन के द्वारा शोषण होता है। खनन को पर्यावरण आपदा क्यों समझा जाता है, यानी कि खनन उसे पर्यावरण आपदा समझा जाता है। खनन द्वारा पैदा होने वाली पर्यावरणीय आपदाओं को कम करने हेतु आवश्यक उपचार बताइए। यानी कि आपको बताना है, खनन जो होता है वो एक तरीके से पर्यावरण आपदा के रूप में माना जाता है, परंतु क्या है देश की आधारभूत ढांचा में मतलब आधारभूत में जो मतलब कि महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तो इसके ऊपर भी आपको बताना है। और आप जानते होंगे जो खनिज संसाधन होते हैं उसमें क्या होता है, मान लीजिए जैसे कि हमारा कोयला का खनन है, या लोहे का खनन है, या कोबाल्ट या निकल है, कोई चीज़ जो खनिज होती है, वो अर्थव्यवस्था क्या उसकी जो विनिर्माण है उसकी नींव ही होती है एक तरीके से। और इसमें मतलब शोषण क्यों कर सकते हैं, क्योंकि शोषण इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत ही अधिक उपयोग होता है, तो बहुत अधिक मतलब कि विस्थापन भी हो जाता है, विस्थापन के साथ साथ मतलब कि जो पर्यावरण होता है उसको भी नुकसान होता है। या फिर जो अधिक उपयोग के कारण क्या होता है, मतलब कि वहाँ का वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। इसी प्रकार से हमारे क्या जलवायु परिवर्तन भी महत्वपूर्ण इस पर मतलब कि भूमिका निभा देता है। तो पारिस्थितिकी पूरी तरीके से एक तरीके से पारिस्थितिकी तंत्रता पूरा विनाश हो जाता है। प्राकृतिक घटनाएं भी होने लगती हैं, जैसे कि भूकंप आना और या फिर जो भी मतलब कि अन्य घटनाएं हैं, या जल स्तर का मतलब कि गिर जाना, या फिर जल स्तर में मतलब कि प्रदूषित हो जाना, यही सब हो सकता था। उपचार के रूप में जैसे कि जागरूकता है, सतत विकास समाधान है, और नवीकरण ऊर्जा है, कचरा प्रबंधन है, ये सब कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको ले सकते थे। और लास्ट का हमारा क्या है, अभी 2 बचे हैं, 3 बचे हैं, 18 और 19 20। अगला को तो हमारा देख लेंगे, इसको तो मतलब आपने बहुत बार ही पढ़ा होगा, पेरिस समझौता, और इसको भी COP26 को भी पढ़ा होगा। तो हम जानते हैं कि पेरिस समझौता कब आया था, हमारा 2015 क्या कहते हैं 2005 में आया था। और जो हमारा COP26 का भाई 2000 सॉरी भैया 2015 में आया था, और जो क्या हमारा 2021 में आया। तो पेरिस समझौते के तहत क्या रखा गया था, और जो COP26 है इसके संदर्भ में क्या रखा गया था। जैसे कि आप जानते हो कि पेरिस समझौता था, इसका संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी, 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करना था। यानी कि हो सके तो 1.5 बनना, 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखना था तापमान वैश्विक औसत का। और मतलब क्या करना था, मतलब कि 30 से 35% के आसपास में क्या उत्सर्जन को कम करने की बात कही गई थी। जो नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली के उत्पादन को क्या 40% तक करने की बात कही थी। या 2 से 3 बिलियन डॉलर मतलब 2 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को भी हटाने की बात हुई थी। तो इस प्रकार से मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में और जो पर्यावरण संरक्षण है इसके संदर्भ में बहुत ही बात हुई थी। परंतु जो हमारा COP26 आया था, इसमें भारत ने कहा मतलब कि क्या क्या कहा था, तो भारत ने कहा था नेट जीरो बाई 2070, या फिर नवीकरणीय ऊर्जा को 2030 तक कितना करेगा, 500 गीगावाट उत्पादन करेगा नवीकरणीय ऊर्जा से। कार्बन उत्सर्जन को जो होगा उसको कम करेगा, $1 बिलियन तक, मतलब कि 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को भी उत्सर्जन को कम करेगा।
और इसी प्रकार से आप थोड़ा बहुत मतलब कि इसमें लिख सकते थे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं मतलब कि मोटा-मोटा थोड़ा-सा डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। अगला क्या हमारे लास्ट के 2 बचे हैं। उत्तर-पूर्वी राज्यों की आंतरिक सुरक्षा एवं शांति प्रक्रिया में कौन-सी चुनौती है? तो आप जानते हैं उत्तर-पूर्वी राज्य का मतलब हमारा जो कौन-सा इधर वाला रीजन के बारे में बात कर रहा है और इधर आप जानते होंगे कौन-सा सबसे महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है। सबसे मतलब कि चिंता का विषय तो वही रहता है कि मतलब कि जो जनजातियाँ हैं, उनका जो मतलब कि विस्थापन होना या फिर उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होना या फिर वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होना या फिर जो भी मतलब कि कहते हैं कि नशीली दवाओं का सेवन होना या फिर व्यापारों की तस्करी होना, चीन का मतलब कि घुसपैठ होना या फिर कहते हैं कि जो म्यांमार वाला रीजन है वहाँ से भी थोड़ा बहुत मतलब कि उन लोग का विवाद चलता रहता है। तो और वहाँ से मतलब कि एक तरीके से क्या हो जाता है हमारा आंतरिक चुनौतियाँ आ जाती हैं। और जैसे कि हमारे के नेपाल होता है वहाँ से भी थोड़ा-सा विवाद लगा हुआ है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा वहाँ पे है। जैसे कि मैंने क्या बताया आतंकवादी घुसपैठ होती हैं, ड्रग व्यापार हो जाता है, जाली करेंसी है उसका भी हो जाता है, मानव तस्करी हो जाता है, आतंकवाद वहाँ से आतंकवाद भी हो जाता है, धार्मिक जातीय मतलब कि वैमनस्य भी आ जाता है। या फिर जिसे कहते हैं कि मतलब कि एक तरीके से आपसी सहयोग ना हो पाना। तो इस प्रकार से आप इसमें मतलब कि बता सकते थे चुनौतियाँ क्या हैं? और कुछ सहमति पत्र भी मतलब कि जैसे कि मतलब कि उनके बीच में बताए हैं वो भी आपको बताने थे। तो थोड़ा-सा मतलब कि जो करंट अफेयर से लेकर मतलब उठाया गया है क्वेश्चन इसको आप बताना था। और इसमें अगर आपको कुछ सहमति पत्र जैसे बताना हो एक हाल ही में हुआ था अभी क्या यानी कि 2018 के आसपास में कोई हुआ था। उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण कानून यानी कि हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश की और सरकार और जो वहाँ की बल्कि नेपाल है उसके आसपास की जगह वहाँ पे हुआ था। केंद्र राज्य एवं बीच में मतलब समझौता होना चाहिए इसीलिए हल हो पाएगा इसका संदर्भ क्योंकि राज्य की जो होगा केंद्र से महत्वपूर्ण भूमिका होगी यानी कि राज्य जो और केंद्र मिलकर ही करेंगे तभी हो पाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि जो 20वां क्वेश्चन हमारे लिए था कौन सा था? भारत के समुद्री व्यापार के संरक्षण के लिए प्रमुख समुद्री सुरक्षा क्यों आवश्यक है? यानी कि समुद्री व्यापार अगर करना है तो समुद्री सुरक्षा भी आवश्यक है। समुद्री और तटीय सुरक्षा की चुनौतियों के आगे क्या मार्ग मतलब कि बढ़ाने के लिए चर्चा कीजिए मार्ग की। समुद्री और तटीय सुरक्षा के चुनौतियों से बढ़ने के चुनौतियों तथा आगे बढ़ने के लिए मार्ग की चर्चा करनी है। तो आप जानते हो कि समुद्री चुनौती क्या है? जैसे कि हमारा सोमालिया वाला क्षेत्र होता है, हम जानते हो सोमालिया के डाकू तो मतलब कि पूरा पूरा चर्चित एरिया है। तो वो अगर सोमालिया के डाकू अगर कोई भी जहाज अगर आ रहा है, अगर उसको रास्ते में ही लूट लेंगे, तो फिर समुद्री व्यापार कहाँ से हो पाएगा? और जानते हो कि जो विश्व का लगभग 70 से 80% व्यापार कहाँ से होता है? समुद्र के ज़रिए ही होता है और मात्रा के हिसाब से तो मतलब 70-80 है और मूल्य के हिसाब से तो क्या 90% के आसपास में होता है। और वहीं जो हमारा मतलब कि समुद्री अगर डकैती होती है, प्रमुख चुनौतियाँ तो यही है कि एक समुद्री डकैती होती है या सशस्त्र हमले हो जाते हैं, जो सामान होता है वो लूट लिया जाता है। अवैध तस्करी होती है, मछलियों को गलत तरीके से पकड़ा जाना, ये सब क्या होता है हमारा मतलब कि समुद्री जो मतलब की चुनौतियाँ हैं एक तरीके से संरक्षण के संदर्भ में चुनौतियाँ हैं। समाधान क्या हो सकता है? वही हो सकता है कि पुलिस जो है यानी कि तटीय पुलिस, राज्य पुलिस या फिर जो समुद्री पुलिस है उसके आपस में मतलब कि क्या होनी चाहिए? मजबूत आपस में जो कहते हैं कि तालमेल होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। सरकार के पास नई तकनीकी होनी चाहिए जैसे कि जीएसआई जो कि जीएस पेपर 2 में पूछा गया था, उसके बारे में बात कर सकते थे। रिमोट सेंसिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनका भी यूज़ कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ा सकते थे, तटीय सुरक्षा योजना को बढ़ा सकते थे। एक नीति लाई सागर भारत सरकार ने, सागर नीति या फिर मत्स्य जो है 6000 जो कि उसका पनडुब्बी है एक तरीके से, उसके बारे में चर्चा कर सकते थे। इस प्रकार से मतलब कि आप थोड़ा बहुत देख के अपने हिसाब से चर्चा कर सकते थे। तो ये रहे हमारे 20 के 20 क्वेश्चन के हम लोगों ने क्या कर लिया डिस्कस कर लिया। तो अभी आप देख के समझ गए होंगे कि जो हमारा जीएस पेपर 3 था वो कैसा आया था। और जहाँ तक मुझे लग रहा था जीएस पेपर 3 तो मतलब एक तरीके से पढ़ा हुआ ही आया है। अगर आपको 3 घंटे के अंदर अगर 20 के 20 क्वेश्चन आपने अगर मैनेज कर लिए तो मतलब कि ठीक-ठाक नंबर आ जाने चाहिए। और जीएस पेपर 2 हालाँकि अभी हम लोगों का डिस्कस करना बाकी है। पर जीएस पेपर 2 तो मतलब कि देख के मुझे यही लगा कि थोड़ा-सा टफ है और लेकिन उसके क्वेश्चन ही काफ़ी मतलब कि टफ है, पढ़ने के बाद में ही थोड़ा-सा टाइम लग रहा है कि समझने में, आखिर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पर जीएस पेपर 3 तो मतलब ठीक-ठाक लगा और पढ़ा हुआ ही सारा है। बाकी चलिए आप लोग बताइएगा, अपनी राय भी दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।